नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल पांडे स्वागत करता हूं आपका संघर्ष विद साहिल सर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन शुरू किया था और इसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश जो हमारा राज्य है यह एक स्थल अवरुद्ध राज्य है और इसके साथ साथ हमने इसके जो भौतिक प्रदेश हैं इनके बारे में हमने मैप पर देखा था कि कहां पर कौन सा भौतिक प्रदेश स्थित है। आज दोस्तों हमें उन भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करना शुरू करना है। आज मैं आपको सबसे पहला जो हमारा बिंदु था मध्य उच्च प्रदेश, हमारे जो भौतिक प्रदेशों में सबसे पहला बिंदु था मध्य उच्च प्रदेश, उसके बारे में अध्ययन प्रारंभ करना है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारे मध्य प्रदेश के 3 भौतिक प्रदेश हैं, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी प्रदेश और तीसरा पूर्वी पठार। और जब हम मध्य उच्च प्रदेश के हिस्सों के बारे में देखते हैं, उसके अन्य जो संरचनाएं हैं उनके बारे में, तो उनको जब शामिल कर लिया जाता है तो हमारे यहाँ पर कुल जो भौतिक प्रदेश हो जाते हैं वो 7 हो जाते हैं। मध्य उच्च प्रदेश के 5 हिस्से, उसके बाद सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी और उसके बाद पूर्वी पठार। दोस्तों, आज हम आपको मध्य उच्च प्रदेश के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आप के लिए हमने ये मैप बनाकर रखा हुआ है, आप इस मैप को एक बार देख लें। आज हमें मध्य उच्च प्रदेश के बारे में पढ़ना है। मध्य उच्च प्रदेश के बारे में देखना है। और दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश की जो अन्य 5 संरचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, हमने आपको कल बताया था। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यह जो मध्य उच्च प्रदेश है यह एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। मध्य उच्च प्रदेश हमारा जो है यह एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। देखते हैं दोस्तों कैसे। अभी हमने आपको बताया कि मालवा का पठार, मध्य भारत, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना। आप ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला पूरा जो हिस्सा दिख रहा है आपको नर्मदा सोन घाटी तक, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्से में जो सबसे नीचे की ये पूरा हिस्सा मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। तो इस मध्य उच्च प्रदेश की जो सबसे नीचे की सीमा है यह किस संरचना के द्वारा पूरी की जा रही है? नीचे वाली सीमा आप देख पा रहे हैं नर्मदा सोन घाटी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके पश्चिम में, हमारे मध्य प्रदेश के पश्चिम में, यहाँ पर आपको एक संरचना बताई थी मैंने, कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। कल मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला। तो ये वाली जो सीमा होती है इसकी पश्चिमी सीमा, यह किसके द्वारा बना दी जाती है? मध्य उच्च प्रदेश की अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा। और नीचे वाली सीमा कौन बना रहा था? नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। और इसके बारे में कहा जाता है इसकी जो उत्तरी सीमा होती है वह साधारणतः किसके द्वारा बनाई जाती है? यमुना नदी के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, यहाँ आप मध्य प्रदेश के जब उत्तर में देखते हैं, यहाँ पर आपको यह जो उत्तर प्रदेश दिख रहा है राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पर गंगा यमुना नदी, हमने आपको बताया था यमुना नदी के बारे में। तो ये जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है इसकी उत्तरी सीमा कौन बनाता है? यहाँ पर यमुना नदी। तो ये वाली जिसकी जो उत्तरी सीमा होती है यह यमुना नदी के द्वारा बनाई जाती है। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि हमारा जो मध्य उच्च प्रदेश है यह एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीचे वाली जो सीमा हमारी यहाँ पर बन रही है इस मध्य उच्च प्रदेश की, यह नर्मदा सोन घाटी के द्वारा बनाई जा रही है। ऊपर वाली सीमा मतलब पश्चिम वाली जो सीमा है अरावली पर्वत के द्वारा बनाई जा रही है, अरावली पर्वत श्रृंखला के द्वारा। और इस तरफ वाली यह जो उत्तरी सीमा आप देख रहे हैं किसके द्वारा? यमुना नदी के द्वारा बनाई जा रही है। दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने मिलेगा? मालवा का पठार, मालवा का पठार ये वाला। इसके बाद ऊपर की ओर आपको यहाँ देखने मिलेगा क्या? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पर यह देखने मिलेगा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके और नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। और सबसे
सबसे नीचे आप यह देख पा रहे हैं यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश के बारे में क्या कि हमारा जो मध्य उच्च प्रदेश है एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश है। इसकी अन्य 5 संरचनाएं मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। अब दोस्तों हमें इसकी जो पहली संरचना है मालवा का पठार, इसके बारे में जानना है। तो देखें दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि यह जो हमारा मालवा का पठार है यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा भौगोलिक संरचना मालवा का पठार। इसमें हमें मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पर चर्चा करनी है दोस्तों, यहां आप देख पा रहे होंगे इसकी स्थिति कहां पर है, इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा, इसके आसपास चारों ओर कौन कौन सी अन्य भौगोलिक संरचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे, अन्य भौगोलिक संरचनाएं। इसके बाद इस पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत चोटियां आती हैं, पर्वत चोटी के बारे में देखेंगे, यहाँ की जलवायु कैसी है उस जलवायु के बारे में जानेंगे, और यह जो पठार है इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ वो जानेंगे। यहाँ पर कैसी मिट्टी है, कैसी फसलें हैं, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है हमारा मालवा के पठार का, इसका ढाल कैसा है, किस ओर है वह देखेंगे। फिर कर्क रेखा का क्या महत्व है इस पठार को लेकर, कर्क रेखा की स्थिति कैसी है मालवा के पठार के बारे में ये देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों इस पठार में जो मुख्य नदियां हैं, मालवा के पठार की जो मुख्य नदियां, यहाँ से कौन कौन सी नदियां उद्गमित हो रही हैं उनके बारे में जानेंगे। वर्षा की क्या स्थिति है मालवा के पठार में, हमारे मालवा के पठार में वर्षा कैसी हो रही है उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारे यहाँ पर मालवा के पठार में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, मुख्य जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में भी जानेंगे, और हमारे मालवा के पठार में मुख्य उद्योग इसके बारे में भी देखेंगे अपन। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं मालवा का पठार। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले कि हमारा जो मालवा का पठार है यह सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहला बिंदु शुरू करते हैं इसकी स्थिति के बारे में कि हमारा जो मालवा का पठार है यह कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम देखें। आप यहाँ पर एक बार मैप में मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये मैंने जो बताया था त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश। तो जब आप मध्य उच्च प्रदेश की स्थिति देखेंगे, आप ये वाला जो पूरा क्षेत्र देखना है नर्मदा सोन घाटी से ऊपर वाला क्षेत्र, तो मध्य उच्च प्रदेश में आप जब ये पश्चिमी हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पश्चिम की ओर, यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है, मालवा का पठार। ठीक है, तो पहला बिंदु होगा दोस्तों आपका कि हमारा जो मालवा का पठार है यह मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहां पर, मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मध्य उच्च प्रदेश हो गया। ठीक है, त्रिभुजाकार, और यहां पर यह पश्चिमी भाग में कौन सा है हमारा पठार, मालवा का पठार स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अगले बिंदु की ओर। अब इसकी स्थिति अगर हम राज्य में देखेंगे कि मध्य प्रदेश, अगर सिर्फ हम राज्य की बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश में मालवा का पठार कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में भी आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, इस राज्य में, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है, पश्चिम की ओर मालवा का पठार स्थित है। तो क्या बताया मैंने आपको दोस्तों, 2 बिंदु बताए। पहला, मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा का पठार स्थित है, और मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी भाग में या पश्चिम की ओर हमारा मालवा का पठार स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बिंदु, इसका क्षेत्रफल मालवा के पठार का क्षेत्रफल की हम अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी क्या है, यह भौगोलिक संरचना है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल है 28%। कितना दोस्तों, 28%। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 28%। दोस्तों मैंने आपको बताया था, आप जानते भी होंगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल है, हमारे मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वह कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 3,08,252
वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल, बिंदु क्या होगा आपका कि हमारे मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उस संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% भाग किस में आता है, मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, कैसे, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कितना दोस्तों, 88,222 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ आपका तीसरा बिंदु कि हमारे मालवा के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 28%। और संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पे अगर हम देखते हैं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना, 88,222 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र किसमें, मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको अगला बिंदु मैंने लिखा हुआ है अन्य भौगोलिक संरचनाएं। इसमें दोस्तों हमें देखना है कि हमारे मालवा के पठार के उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मतलब इसके चारों ओर अन्य कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं हैं वो भी हम देखेंगे। तो कल जब मैंने आपको मध्य प्रदेश के मैप में आपको बताया था कि हमारे चारों ओर मध्य प्रदेश के कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं हैं, उन्हीं को लेकर हम इस बिंदु को समझेंगे। तो दोस्तों आप जैसा कि इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये मालवा का अपना क्या, मालवा का पठार। अब दोस्तों इसके उत्तर में, सबसे पहले क्या, इसके उत्तर में कौन सी भौगोलिक संरचना होगी दोस्तों, जैसे ये है आपका क्या, मालवा का पठार। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में आपको यहाँ कौन सी भौगोलिक संरचना दिख रही है दोस्तों, तो यह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर उत्तर में मध्य भारत का पठार। क्या दोस्तों, मध्य भारत का पठार। ठीक है, तो ये वाला और यहां तक आता है एक्चुअल में ये मध्य भारत का पठार, ये वाला क्षेत्र और ये वाला। तो दोस्तों मालवा के पठार के उत्तर में क्या हो, क्या देखा आपने, मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में आपको कौन कौन सी संरचनाएं दिख रही हैं, यहां देखें आप मैप पे, मालवा के पठार के पूर्व में आप एक ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, बुंदेलखंड के पठार वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, और ये साथ ही साथ क्या, रीवा पन्ना का पठार। क्या दोस्तों, रीवा पन्ना का पठार। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व में कौन सा हो जाएगा आपका, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर दिशा के बारे में देख लिया हमने और पूर्व दिशा में कि यहां पर कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों हम पश्चिम दिशा की बात करें यहां पर, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पर कौन सी श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरफ आपको कौन सी भौगोलिक संरचना देखने मिलेगी दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण की अगर हम बात करें, मालवा के पठार के दक्षिण में यहां पर आपको कौन सी भौगोलिक संरचना देखने मिल रही है दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। ये मालवा का पठार, ये इसके नीचे दक्षिण दिशा नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। तो दोस्तों हमारा बिंदु था कि हमारे मालवा के पठार के चारों ओर कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाएं हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि हमारे मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार, मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार, मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार, मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। इसके बाद मालवा के पठार के पश्चिम में है क्या, अरावली पर्वत श्रृंखला, और मालवा के पठार के दक्षिण में क्या, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों पर्वत चोटी।
यहाँ इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों कि हमारे मालवा के पठार के जो मुख्य पर्वत चोटी कौन कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। यह जो आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक मानचित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ये जो मध्य प्रदेश के मध्य में, मध्य उच्च प्रदेश के मध्य में, यहाँ पर इस क्षेत्र में, यहाँ पर आपको आगे चल के जब मैं पर्वत पढ़ाऊंगा तो आपको यहाँ पर ये मालवा के पठार और रीवा पन्ना, ऐसे यहाँ पे मध्य से यहाँ पर एक पर्वत आपको देखने मिलेगा, पर्वत श्रृंखला ये वाली, इस तरीके से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। क्या दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, तो पर्वतों में मैं आपको पढ़ाऊंगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और यह जो पर्वत श्रृंखला है यह मालवा के पठार और रीवा पन्ना के पठार, और अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो इसके बिल्कुल मध्य से यहां से होकर फैली हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला के दो और अन्य भाग या दो और अन्य पर्वत श्रेणी भांडेर और कैमूर यहां पर आपको देखने मिलेगी। रीवा पन्ना के पठार तरफ यहां पर आपको भांडेर पर्वत श्रृंखला देखने मिलेगी, और इसके आगे यहां पर आपको कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर श्रेणी यह आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों हमारा बिंदु था कि मालवा के पठार के प्रमुख पर्वत चोटी या पर्वत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इंदौर के पास आपको देखने मिलेगी जो हमारे मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपको देखने मिलेगी शिकार की चोटी, शिकार की चोटी। और दोस्तों यह जो शिकार की चोटी है हमारे मालवा के पठार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 881 मीटर। कितनी ऊंचाई है दोस्तों इसकी? 881 मीटर। इसके बाद आपको जो दूसरी चोटी देखने मिलेगी दोस्तों यहां पर, यह भी इंदौर के पास ही आपको देखने मिलेगी, जाना पाव पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी। जाना पाव महू तहसील के पास जहां से चंबल नदी निकलती है। तो यह जो जाना पाव की पर्वत चोटी है इसकी भी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 854 मीटर, 854 मीटर। और तीसरी जो आपको चोटी देखने मिलेगी दोस्तों वह है धजारी की चोटी। धजारी चोटी, और इसकी जो ऊंचाई आपको देखने मिलेगी दोस्तों 810 मीटर, 810 मीटर। तो पहली कौन सी हो गई दोस्तों? शिकार की चोटी 881 मीटर। दूसरी कौन सी? जाना पाव की चोटी 854 मीटर। और तीसरी कौन सी? धजारी चोटी। कितनी दोस्तों? 810 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा जलवायु के बारे में कि मालवा के पठार की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों हमारा यह जो मालवा का पठार है इसकी जलवायु समजलवायु है। अब समजलवायु क्या होती है दोस्तों? समजलवायु होती है दोस्तों, समजलवायु हम उस क्षेत्र किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जब किसी क्षेत्र में ठंड के समय में ना तो ज्यादा ठंड पड़ रही हो, क्या दोस्तों? जब ठंड होती है, ठंड का मौसम आता है तो उस समय ना तो अत्यधिक ठंड पड़ रही हो, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में ना अत्यधिक गर्मी पड़ रही हो, मतलब मौसम हमेशा लगभग एक सा रहता हो, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो ऐसे क्षेत्र की जलवायु को हम क्या बोलते हैं? समजलवायु वाला क्षेत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? समजलवायु वाला क्षेत्र। तो दोस्तों हमारे मालवा के पठार की जो जलवायु है वह कौन सी जलवायु है? समजलवायु है। कौन सी जलवायु? समजलवायु है, या साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं दोस्तों आदर्श जलवायु है। कौन सी? आदर्श जलवायु है। अब दोस्तों जलवायु से रिलेटेड एक और बिंदु आता है। जब दोस्तों आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास में आप देखेंगे एक यात्री के बारे में, चीनी यात्री हमारे यहां पर आए रहे हैं, चीनी यात्री फायान, चीनी यात्री फायान।
चीनी यात्री फायन। दोस्तों, जब चीनी यात्री फायन हमारे यहाँ पर आए थे तो इन्होंने हमारे मालवा के पठार की जो जलवायु थी इसको संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। क्या किया था चीनी यात्री फायन ने? इतिहास में आप पढ़ने आपको मिलेगा कि एक चीनी यात्री हमारे यहाँ पर आए थे जिनका नाम था फायन। इन्होंने मालवा के पठार की जो जलवायु है, सम जलवायु, इसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। यह प्रश्न आता भी है दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों, इसके बाद अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं निर्माण के बारे में चर्चा करना है दोस्तों कि हमारा ये जो मालवा का पठार है इसका निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों, इसका बिंदु है कि हमारा जो मालवा का पठार का जो निर्माण हुआ है, मालवा के पठार का, इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? क्रिटेशियस युग में। अब क्रिटेशियस युग क्या है? तो दोस्तों, जब आप जियोग्राफी मतलब विश्व स्तर पे आप जब इसको पढ़ेंगे, आप आगे चलकर विश्व भूगोल पढ़ेंगे, तो इसमें आपको जियोग्राफिकल स्केल पढ़ाऊंगा मैं। क्या पढ़ाऊंगा? जियोग्राफिकल स्केल। इसमें आप देखेंगे एरा के बारे में, युगों के बारे में, ठीक है। तो उसमें आपको एक युग देखने मिलेगा क्रिटेशियस युग, और उसी युग के समय, उसी टाइम ऑफ पीरियड, आज से करोड़ों सालों पुरानी बात है, उसी समय पर हमारे क्या मालवा के पठार का निर्माण हुआ था। अब निर्माण कैसे हुआ था? तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा यह जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, यह प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। कहां पर आता है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था भारत के मानचित्र में जो त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश आप देख रहे थे, भारत का भौतिक प्रदेश, उसमें उत्तर की ओर, कहां पर? ये जो हमने आपको बताया था भारत में ये जो त्रिभुजाकार ऐसा पठारी प्रदेश आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहां पर उत्तर की ओर आपको मध्य प्रदेश की अवस्थिति देखने मिल रही थी। तो दोस्तों, वहां पर क्या है कि क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ? तो वो जो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग में, ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार था, ये हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश है, इसके पश्चिमी भाग में, यहां पर इसके पश्चिमी भाग में एक ज्वालामुखी का उत्भेदन हुआ था, और उस ज्वालामुखी का नाम था दोस्तों दरारी ज्वालामुखी। कौन सा? दरारी ज्वालामुखी। आप मानचित्र पर भी समझ सकते हैं दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, और जब नीचे महाराष्ट्र के यहाँ पर पश्चिम की ओर, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक दरारी ज्वालामुखी हुआ करता था, आज से करोड़ों वर्ष पुरानी बात है। और इस दरारी ज्वालामुखी में कई वर्षों बाद उद्भेदन हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? उद्भेदन हुआ था। तो उद्भेदन होने के पश्चात दोस्तों लावा निकला बहुत सारा उस ज्वालामुखी के अंदर से। क्या हुआ? बहुत ही गर्म स्थिति वाला, गर्म, बहुत ही ताप वाला लावा निकला, और वह लावा निकलने के बाद जो था वह श्यान अवस्था में था। कैसी अवस्था में? श्यान अवस्था में। तो दरारी ज्वालामुखी से जो लावा निकला वह श्यान अवस्था में था, और वह धीरे धीरे बहते बहते कुछ इस तरीके से फैलता गया। तो अभी शुरू में क्या था? यह जो लावा था श्यान अवस्था में था। कैसा था? श्यान अवस्था में था। पर जब धीरे धीरे इस लावा का जो ताप था वह ठंडा पड़ता गया, तो ठंडा होता ही गया जैसे जैसे, तो इससे एक प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ, और उन चट्टानों को दोस्तों बेसाल्ट चट्टाने कहा गया। क्या कहा गया? बेसाल्ट चट्टाने। तो ऐसा कहते हैं दोस्तों कि हमारे मालवा के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ। साथ ही साथ इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी की लावा, किससे? दरारी ज्वालामुखी की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्तरीकरण से इसका निर्माण हुआ है। क्या हुआ दोस्तों? दरारी ज्वालामुखी के लावा और चट्टानों के स्तरीकरण से। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? दरारी ज्वालामुखी, यहां पर क्या हुआ? उद्भेदन हुआ दरारी ज्वालामुखी में, इसमें से लावा निकला, और यह जो लावा था दोस्तों यह फैलते हुए आया कहां? लावा ऐसे फैलते हुए श्यान अवस्था में इस वाले मालवा के पठार के क्षेत्र तक आता रहा, और कुछ समय पश्चात यह ठंडा पड़ा, और इस लावा के ठंडे होने से बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। किन चट्टानों का दोस्तों? बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। और आगे चलने के बाद जब इन चट्टानों का निर्माण हो गया दोस्तों, तो वर्षा के कारण, अपक्षय के कारण, अपरदन के कारण धीरे धीरे इन चट्टानों के टूटने से ही आगे चलकर मिट्टी का निर्माण हुआ। कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी।
ठीक है दोस्तों, तो आपका बिंदु कैसा रहेगा कि हमारे मालवा के पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ, पहला। और इसके साथ साथ दरारी ज्वालामुखी के उद्भेदन, कब? दरारी ज्वालामुखी के उद्भेदन से निकलने वाली लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्तरीकरण से हमारे मालवा के पठार का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया मिट्टी के बारे में। मिट्टी तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि उन्हीं बेसाल्ट चट्टानों का जब अपर्दन नदियों के द्वारा, वर्षा के द्वारा अपक्षय वगैरह हुआ, तो बेसाल्ट चट्टानों से किसका निर्माण हुआ? बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, अब साथ ही साथ इसका जो निर्माण हुआ इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं दोस्तों। दरारी ज्वालामुखी से क्या बना दोस्तों? लावा से क्या बनी? बेसाल्ट चट्टाने। और इन बेसाल्ट चट्टानों की स्तरीकरण से क्या बनी? काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों इस मालवा के पठार के फसलों के बारे में। यहाँ मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं। तो दोस्तों हमारे जहां ये जो काली मिट्टी पाई जा रही है, इससे भी आप बहुत कुछ चीजें याद रख सकते हैं। तो काली मिट्टी में जो मुख्य रूप से फसलें की पैदावार होती है, जैसे कपास है, गेहूं है, सोयाबीन है। ठीक है दोस्तों, तो मालवा के पठार की मुख्य फसलें कौन कौन सी हो जाएंगी? कपास, गेहूं और सोयाबीन। कपास, गेहूं और सोयाबीन। अब दोस्तों ये जो हमारा मालवा का पठार है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है। क्या होता है दोस्तों? गेहूं का उत्पादन। इसलिए मालवा के पठार को गेहूं भंडार भी बोलते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आया है कई एग्जामों में। मालवा के पठार को गेहूं भंडार भी कहा जाता है। मालवा के पठार को गेहूं भंडार भी कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको गेहूं ढल्लिया पठार भी कहा जाता है। गेहूं ढल्लिया पठार। ढल्लिया पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मालवा के पठार को गेहूं का भंडार कहा जाता है और साथ ही साथ इसको गेहूं ढल्लिया पठार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क रेखा अगला बिंदु है हमारा। पहले ढाल के बारे में देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा ढाल, कि हमारा जो मालवा का पठार है इसका ढाल कैसा है, किशोर है। तो दोस्तों याद रखें कि हमारे मालवा के पठार का ढाल समतल और उत्तर की ओर है। कहां पर? समतल और उत्तर की ओर है। अब दोस्तों क्या होता है, जब हमें किसी भी क्षेत्र का ढाल देखना होता है, ढाल पता लगाना होता है, तो हम वहां पर नदियों की स्थिति देखते हैं। किसी भी क्षेत्र का जो ढाल होता है तो उसको पता लगाने के लिए वहां की नदियों की स्थिति देखते हैं कि वहां पर जो नदियां उद्गमित हुई हैं या वहां से बह रही हैं, उस क्षेत्र से निकल रही, बह रही हैं, तो उनका प्रवाह, उनका बहाव किस ओर है, और उस बहाव से ही हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो स्थान है, क्षेत्र है, उसका ढाल किस ओर है। तो दोस्तों जब आगे चलकर हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हम आपको बता देते हैं कि हमारे जो मालवा के पठार का ढाल है वह समतल व उत्तर की ओर है। तो जो ढाल नदियों का, हमने आपको बताया कि किसी भी क्षेत्र का जब ढाल अपन देखते हैं तो नदियों का जो बहाव है वह किस तरफ हो रहा है, किस दिशा में नदियां बह रही हैं, वहां से हमें पता चलता है कि उस क्षेत्र का ढाल किस ओर है। तो मालवा के पठार का जब हम ढाल देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मालवा में इंदौर से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। और उसके साथ साथ और कौन सी नदियां निकल रही हैं इस क्षेत्र में? काली सिंध है, क्षिप्रा है।
तो जब हम इन सभी का ढाल देखेंगे तो इन सभी नदियों का ढाल हमें उत्तर दिशा की ओर देखने मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, यहां मालवा के पठार में आप जब पहली नदी देखेंगे, कौन सी नदी? चंबल, इंदौर के पास में। तो यह चंबल नदी इंदौर के पास मऊ तहसील से निकलेगी, ठीक है दोस्तों। और यह निकलने के बाद ऐसे उत्तर दिशा में बहते हुए आगे यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों हम दूसरी नदी की जब बात करते हैं, क्षिप्रा नदी की, यह भी इंदौर के पास काकरी बरडी की पहाड़ियों से निकलती है और कहां चली जाती है? उत्तर दिशा में चली जाती है। तीसरी नदी दोस्तों देवास की बागली तहसील से, कौन सी? काली सिंध नदी, यह भी कहां चली जाती है? उत्तर दिशा की ओर चली जाती है। इसके बाद विदिशा के सिरोंज से, विदिशा के पास सिरोंज से आप अगली नदी देखेंगे सिंध नदी, यह भी कहां? उत्तर दिशा की ओर चली जाती है। और आप देखेंगे रायसेन में, रायसेन के कुमरा गांव से आपको एक नदी देखने मिलेगी बेतवा नदी, यह भी कहां? उत्तर की ओर चली जाती है। तो दोस्तों इस पठार से जितनी भी नदियां या जो निकल रही हैं, सभी का जो बहाव हो रहा है वह उत्तर दिशा की ओर हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इस पठार का, हमारे मालवा के पठार का ढाल उत्तर की ओर है। कहां पर है दोस्तों? उत्तर की ओर है, ठीक है दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा कर्क रेखा। अगला बिंदु है हमारा दोस्तों कर्क रेखा के बारे में। दोस्तों हमने आपको बताया था कि यह जो कर्क रेखा है हमारे मध्य प्रदेश और भारत को दो भागों में बांट रही है, क्योंकि यह जो कर्क रेखा है हमारे मध्य प्रदेश और भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। लेकिन दोस्तों जब हम इस कर्क रेखा की स्थिति मालवा के पठार में देखते हैं, तो दोस्तों मालवा के पठार में जब यह कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर तो गुजरती है, लेकिन यह जो मालवा का पठार आता है इसकी स्थिति जब हम देखते हैं तो यह कर्क रेखा मालवा के पठार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मालवा के पठार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आप शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दें, मध्य प्रदेश और भारत में बिल्कुल मध्य से होकर गुजरेगी कर्क रेखा। अगर प्रश्न आता है मध्य प्रदेश और भारत के कहां से गुजरती है, तो बिल्कुल मध्य से। लेकिन अगर मालवा के पठार की बात करते हैं तो मालवा के पठार के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा का यह रोल रहेगा हमारे मालवा के पठार में। इसके बाद दोस्तों नदियों की बात करें तो नदियों की चर्चा भी हम पिछले बिंदु में कर भी चुके हैं जब हमने आपको ढाल बताया। तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं इस पठार की, मालवा के पठार की प्रमुख नदियां कौन कौन सी दोस्तों? तो चंबल हो जाएगी आपकी, क्षिप्रा हो जाएगी, खान नदी हो जाएगी, काली सिंध, सिंध आदि। बाकी की अपन नदियों के टॉपिक में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चंबल नदी, क्षिप्रा नदी, खान नदी, काली सिंध नदी, सिंध नदी, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यह जो खान नदी है दोस्तों, हमारा जो इंदौर शहर है औद्योगिक राजधानी, हमारा जो इंदौर शहर है यह खान नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और क्षिप्रा नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्षिप्रा नदी के किनारे क्या है? हमारा उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे हमारा उज्जैन शहर बसा हुआ है। और यह जो उज्जैन है यहाँ पर कौन सा? हमारा जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर कहां पर है? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम वर्षा की स्थिति देखें कि इस क्षेत्र में वर्षा कैसी हो रही है। तो वर्षा के बारे में दोस्तों अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश में यह जो मालवा का पठार है इसमें वर्षा का स्वरूप कैसा है, वर्षा कैसी हो रही है। तो दोस्तों याद रखें, मालवा के पठार में जो पूर्वी वाला हिस्सा होता है, मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा होता है, वहां पर 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? 75 से 125 सेंटीमीटर तक। और जो पश्चिमी हिस्सा होता है वहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कैसे? जैसे यह जो मालवा का पठार है इसको हम बीच से दो भागों में अगर बांट दें तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा आपका, ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी हिस्सा। और यह वाला हिस्सा हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से में दोस्तों कितनी वर्षा हो रही है? 75 से 125 सेंटीमीटर। और यह जो पश्चिमी हिस्सा आप देख पा रहे हैं यहां पर कितनी होगी? 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो
पूर्वी हिस्से में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है मालवा के पठार में, और पश्चिमी वाले हिस्से में कितनी 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा पर्यटन। यहाँ पर कौन कौन से हमें पर्यटन स्थल देखने मिलते हैं, इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो मालवा के पठार में दोस्तों सबसे पहले आपको पर्यटन देखने मिलेगा कौन सा, एक तो अभी मैंने आपको बताया शिप्रा नदी के किनारे कौन सा, उज्जैन में महाकालेश्वर धार्मिक स्थल भी आ जाएगा, ये महाकालेश्वर, ये उज्जैन में होगा आपका। दूसरा आ जाएगा आपका दोस्तों सांची का स्तूप, सांची स्तूप, ये रायसेन जिले के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तीसरा आपको दोस्तों देखने मिलेगा यहां भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ये भी आपको रायसेन जिले में ही देखने मिलेंगी। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, ये आपको विदिशा के अंतर्गत देखने मिलेंगी उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु है उद्योग, अगला हमारा बिंदु है उद्योग के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो मालवा का पठार है यह औद्योगिक दृष्टि से और चिकित्सीय दृष्टि से, कैसे दोस्तों, औद्योगिक दृष्टि से, चिकित्सीय दृष्टि से, साथ ही साथ कृषि की दृष्टि से, तो लगभग सभी पढ़ाई को लेके आप देख लो तो यहाँ पर इंदौर में काफी अच्छा जो पढ़ाई को लेके अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजेस वगैरह सभी बने हुए हैं। तो दोस्तों औद्योगिक, चिकित्सा, कृषि हर प्रकार से हमारा जो ये मालवा का पठार है यह संपन्न है। अगर अपन देखें तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख आपको उद्योग देखने मिलेगा यहाँ पर, यह है सूती वस्त्र उद्योग, सूती उद्योग या सूती उद्योग कर सकते हैं इसको आप। सूती उद्योग जो है हमारे यहाँ पर सबसे प्रमुख उद्योगों में होता है। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे कारखाने मिल जाएंगे जहां सूती उद्योग लगे हुए हैं, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके ये उद्योग हो गए। कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अच्छी फसलें का उत्पादन अच्छे रूप से हो रहा है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं का बहुतायत में उत्पादन हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये मालवा का पठार हमने देख लिया। अब जो दोस्तों एक और मुख्य बिंदु इसमें बचता है कि हमारे मालवा के पठार में, हमारे मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, इससे संबंधित जो जिले रहेंगे हमारे मालवा के पठार में, इससे संबंधित जिले। तो दोस्तों जब हम जिलों की बात करते हैं यहां आप देखेंगे इन जिलों में सबसे पहले आप मालवा के पठार में यहां ऊपर की ओर आपको एक जिला देखने मिलेगा मंदसौर, मंदसौर के ऊपर एक और आपको मिलेगा नीमच, लेकिन नीमच मध्य भारत के पठार में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मंदसौर, और आप इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा रतलाम, और नीचे आप आएंगे यहाँ पर तो आपको देखने मिलेगा झाबुआ। फिर यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे आपको मैं देखने मिलेगा धार। फिर यहाँ पे आप और ऊपर देखेंगे यहाँ आपको इंदौर देखने मिलेगा। इंदौर के बाद यहाँ पर आपको देवास देखने मिलेगा। फिर इंदौर और रतलाम, यहाँ बीच में आपको उज्जैन देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आगर मालवा देखने मिलेगा, आगर मालवा। यहाँ पर आप और देखेंगे तो यहाँ पर आपको गुना देखने मिलेगा। इसके बाद दोस्तों और आगे अपन बढ़ेंगे तो देवास, फिर यहाँ पर आपको देखने मिलेगा दोस्तों भोपाल। ठीक है दोस्तों, भोपाल के बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सीहोर। यहाँ भोपाल और देवास के बीच में आपको सीहोर देखने मिलेगा। फिर इसके बाद और आप आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको विदिशा देखने मिलेगा। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रायसेन देखने मिलेगा, और सबसे इस तरफ अगर पूर्व दिशा में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सागर देखने मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, देवास, यहाँ पर फिर झाबुआ, धार, फिर यहाँ पर आपको इंदौर, इंदौर के बाजू में देवास, इंदौर के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो उज्जैन, उज्जैन के थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ आगर मालवा, आगर मालवा से और ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पर गुना,
फिर देवास के यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सीहोर देखने मिलेगा। सीहोर के बाद आपको भोपाल देखने मिलेगा। भोपाल के बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको विदिशा देखने मिलेगा। नीचे की ओर देखेंगे तो रायसेन, और सबसे पूर्व में भोपाल के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको सागर जिला देखने मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आगे आप और बढ़ेंगे तो जो पन्ना वाला जिला आ जाता है, पन्ना जिला आ जाता है, हमारा रीवा पन्ना के पठार में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु थे मालवा के पठार से संबंधित, उन सब के बारे में हमने आपसे चर्चा की, और आई होप दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा मालवा के पठार का। इसके जितने बिंदु थे हमने आपको बता दिए, और आशा करता हूं ये सभी आपको समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई भी डाउट जाता है दोस्तों इसमें, तो आप हमें कमेंट में आकर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आज का पहला टॉपिक, मध्य उच्च प्रदेश का जो पहला भौगोलिक संरचना है इसकी, मालवा का पठार, हमने पूरा किया। अब नेक्स्ट क्लास से, अगले वीडियो से हम अगले पठार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा आपका मध्य भारत का पठार। इसके बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली क्लास में। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी लोग आज पहली बार आए हैं, तो उनसे एक अपील है कि हमारे चैनल को आप, अगर आप यह आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।